हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करेंट अफेयर के अपने इस प्रोग्राम में आज हम लोग का डे 10 है। आज का दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करने के पहले कुछ सुझाव है दोस्तों कि इस बार यूपी पीसीएस प्रीलिम्स देने वाले लोग यूपी स्पेशल के क्वेश्चन को बिल्कुल मत छुएं। एक बार आप लोग यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, खासतौर पे आपको जो बैक ईयर के पेपर में आए हुए हैं वो तो पहले ही पढ़ा दिया गया है बैक ईयर में, और जनगणना। इस बार आरओ का पेपर देख के ऐसा लग रहा है कि यूपी स्पेशल और जनगणना को मिला के कम से कम 15 क्वेश्चन वहां से रहने वाले हैं। यूपी स्पेशल और जनगणना, इन दो चीज को मिला के कम से कम 15 क्वेश्चन अकेले रहने वाले हैं यहीं से। अगर दोस्तों यूपी स्पेशल और जनगणना से इस बार 15 क्वेश्चन आ गए तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा और यहाँ से बहुत कुछ डिसाइड हो सकता है। तो जनगणना ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा दी गई है। यूपी स्पेशल के लिए अगर टाइम मिलेगा तो जरूर पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों आप लोग कहीं से तो इसको देख लें। अगर कहीं ना देख पाए तो कम से कम जो बैक ईयर का पेपर पढ़ाया गया है उसको अच्छे से डिस्कस जरूर कर लें। आप देखेंगे इस बार आरओ के पेपर में भी लगभग 90% क्वेश्चन बैक ईयर का ही था। अंतर ये था कि इस बार इसके क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। ऑप्शन को क्वेश्चन में लेके आ गया है, क्वेश्चन का नेचर थोड़ा सा चेंज करके जो ऑप्शन था उसको चेंज कर दिया गया। पहले अगर ऑप्शन कहीं अलाउद्दीन खिलजी था तो उसकी जगह पे हटा के दूसरी खिलजी रख दिया गया। थोड़ा सा ऑप्शन को बहुत सिमिलर करने की कोशिश की गई है इस बार, और बहुत 3-5 इस बार आरओ के पेपर में नहीं हुआ है, और देखिएगा बहुत 3-5 इसमें भी नहीं होगा। अगर बहुत पेपर आरओ को यूपी पीसीएस में घुमाना होगा आयोग को तो वो देखिएगा घुमाएगा सीसेट में। इसलिए सीसेट के पेपर को भी बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि पिछले दिनों में सीसेट के पेपर को धीरे धीरे आयोग कठिन करता जा रहा है। तो दोस्तों यूपी स्पेशल और जनगणना ये दो चीज़ बिना देखे पेपर में मत जाइएगा। कम से कम इसको नहीं कुछ तो एक घंटे दोनों चीज़ तो देख ही लीजिए। बैक ईयर का डिस्कशन जरूर देख लीजिएगा और उसका एक शॉर्ट नोट्स लेके उसको पूरी तरह से घोट जाइए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अगर गलत हो गए इन 3 जगहों से जो करेंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ा दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ से जो जनगणना है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अगर यहाँ से क्वेश्चन गलत होंगे दोस्तों तो ये एग्जाम जो है खास तौर पे, क्योंकि इसमें सीट की संख्या बहुत कम है, नियर अबाउट 200 सीट ही है बस, तो एग्जाम बहुत टफ है इस बार। चलिए दोस्तों सीधे पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 179 पे। कल हम लोग 178 नंबर क्वेश्चन कर चुके थे, तो 179 नंबर क्वेश्चन क्या है? 179 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गापी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गापी का फुल फॉर्म हो गया ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट यह है कि जून 2020 में भारत संस्थापक सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ है। यहाँ पे याद करने की बात यह है कि संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। देखेंगे दोस्तों हाल ही में दोस्तों मैंने कई सारे संगठन में भारत शामिल हुआ है, कई पर्यवेक्षक के रूप में, कई संस्थापक सदस्य के रूप में, तो इसलिए क्वेश्चन घुमा सकता है। यहाँ पे जो भारत शामिल हुआ है वो एक संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, ना कि एक पर्यवेक्षक राज्य के रूप में, एक पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में। पहले से इसके मेंबर गापी के कौन कौन से हैं, यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन अफ्रीकन इंटेलिजेंस के, तो यूएसए है, यूके है यानी ब्रिटेन है, ईयू है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फ्रांस है, साउथ कोरिया है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, न्यूजीलैंड है, मैक्सिको है, सिंगापुर है और स्लोवेनिया है। तो ये जो गापी के अन्य कंट्रीज हैं जो सदस्य हैं उनका नाम है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना देश आपको कभी याद नहीं हो पाएगा और याद करने का भी काम नहीं है। बस आप थोड़ा थोड़ा आप चाहिए तो थोड़ा सा से मैक्सिको याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए अगर यूएसए है तो जापान निश्चित होगा, यहाँ पे न्यूजीलैंड है तो ऑस्ट्रेलिया जरूर होगा। तो इस तरह से कुछ तो तुक्का सेट हो जाता है दोस्तों कि इस हिसाब से होगा ही होगा। आप देखिए मैक्सिमम में जहाँ पे यूएसए है वहाँ पे कनाडा भी मौजूद है, तो कुछ जैसे स्लोवानिया होगा ये याद कर लीजिए, सिंगापुर को याद कर लीजिए, मैक्सिको को याद कर लीजिए, साउथ कोरिया को याद कर लीजिए। ये 3-4 याद कर लीजिए कि गापी का सदस्य ये सब है। बाकी आप मत याद करिए, बस ये याद रखिए कि अभी हाल ही में भारत संस्थापक सदस्य के रूप में गापी में शामिल हुआ है। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 180 नंबर क्वेश्चन। तो 180 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो है मृत्युदंड पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी रिपोर्ट आई है। मृत्युदंड के ऊपर दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट क्या कहती है? इस रिपोर्ट में इस बार बोला गया है कि वर्ष 2019 में जो सर्वाधिक मृत्युदंड दिया गया है वो दिया गया है ईरान में। तो सर्वाधिक मृत्युदंड कहाँ दिया गया दोस्तों? ईरान में। सर्वाधिक मृत्युदंड यहाँ दिया गया है। और
पाकिस्तान में कल कुल 632 से अधिक लोगों को जो है कि मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। मिस्र में 435 प्लस लोगों को, बांग्लादेश में 220 प्लस लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। भारत में 102 लोगों को सुनाई गई है और जाम्बिया में 101 लोगों को सुनाई गई है। तो वर्ष 2019 में जहां सर्वाधिक मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है वो है पाकिस्तान, लेकिन जहां दी गई है सर्वाधिक मृत्युदंड दी गई है वो है ईरान। ईरान में 251 से अधिक लोग को मृत्युदंड दे दिया गया है, जबकि सजा सुनाई गई है सर्वाधिक कहाँ पे? पाकिस्तान में 632 से अधिक लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। मिस्र में 435 से प्लस लोग को। भारत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि 102 लोग को सजा सुनाई गई है, इस चीज को ध्यान देंगे। अगला आते हैं 181 नंबर क्वेश्चन। 181 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट पे क्वेश्चन है दोस्तों, ये रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र, यहां पे लिख देते हैं, ये जो रिपोर्ट है दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र, एक सेकंड दोस्तों, ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और ये कौन सी रिपोर्ट है? तो ये 8वीं रिपोर्ट है दोस्तों। इसके पहले 7 रिपोर्ट निकल चुका है और ये 8वीं रिपोर्ट है। जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट है ये किन आधार होते हैं, किन किन आधारों पे ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है? तो जो आधार है वो आधार है प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक अवलंबन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन में चुनने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस, उदारता और भ्रष्टाचार बोध। तो ये 6 आधार हैं जिसमें यानी हम कह सकते हैं कि पर कैपिटा जीडीपी है, सोशल सपोर्ट है, सामाजिक अवलंबन है, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा यानी इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी शामिल है, जीवन में चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार बोध, ये सारी चीजें शामिल हैं। दोस्तों की इसमें रैंकिंग का क्या हाल है? तो हम देखेंगे कि भारत को इसमें 144वीं रैंक मिली है। हालांकि पिछली बार भारत को रैंकिंग 140 मिली थी, यानी इस बार जो भारत की रैंकिंग है वो सुधार होने के बजाय खराब हुई है। आगे हम लोग इसमें देखें दोस्तों, तो जो फिनलैंड को मिला है वो फर्स्ट रैंक मिला है, डेनमार्क को इसमें सेकेंड रैंक मिला है और स्विट्जरलैंड को इसमें थर्ड रैंक मिला है। फिनलैंड को फर्स्ट रैंक मिला है, डेनमार्क को सेकेंड रैंक मिला है और स्विट्जरलैंड को थर्ड रैंक मिला है। हालांकि ध्यान देंगे कि जो 2019 में थर्ड रैंक था वो नॉर्वे का था। जो 2019 में थर्ड रैंक था वो नॉर्वे था, लेकिन इस बार स्विट्जरलैंड है। इस बार नॉर्वे जो है वो 5th रैंक पे है, वो 5th रैंक पे है। तो अगर आपको विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में 1 to 5 नंबर कंट्रीज के नाम दे देगा रैंक को अरेंज करने के लिए, तो दिमाग में रखेगा कि नॉर्वे 5th पे है, फिनलैंड फर्स्ट पे है और थर्ड पे चला गया है नॉर्वे की जगह पे स्विट्जरलैंड। भारत की हाल देखें दोस्तों, तो भारत को हम लोग देख लें कि रैंक 144 है, दक्षिण अफ्रीका का 109 है, चीन का 94 है, रसिया का 73 है और ब्राजील का 32 है। यानी जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं इसमें जो भारत है इसकी हालत सबसे खराब है, 144वीं रैंक आई है। जबकि पिछली बार भी ब्रिक्स की कंट्रीज में भारत की ही हालत सबसे खराब थी, लेकिन भारत की रैंकिंग 140 थी। आगे आते दोस्तों, इसमें दोस्तों एक होमवर्क के तौर पे कि पाकिस्तान की क्या रैंकिंग है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में पाकिस्तान की क्या रैंकिंग है ये आपको बताना है होमवर्क के तौर पे दोस्तों। आते दोस्तों अगला क्वेश्चन 182 नंबर क्वेश्चन भ्रष्टाचार बोध सूचकांक पे है। ध्यान देंगे दोस्तों, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो भ्रष्टाचार बोध पे डिपेंड था, यानी अगर हमारा रैंक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में खराब होगा तो हमारा रिपोर्ट विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भी खराब होगा। आते हैं दोस्तों, एक में तो अपनी रिपोर्ट खराबी है देख लिए, इसमें देखते हैं। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में हम लोग देखेंगे तो डेनमार्क को यहाँ भी फर्स्ट रैंक है। ध्यान देंगे कि यहाँ भी डेनमार्क को सेकेंड रैंक था, यानी यहाँ भी डेनमार्क की रिपोर्ट जो थी वो अच्छी थी। यहाँ पे न्यूजीलैंड को भी फर्स्ट रैंक है और फिनलैंड को थर्ड रैंक है, यानी यहाँ पे ध्यान देंगे कि सेकेंड रैंक किसी को नहीं है, सेकेंड रैंक किसी को नहीं है। कारण क्या है कि इस बार डेनमार्क और न्यूजीलैंड, जो डेनमार्क है और न्यूजीलैंड है, इन दोनों को संयुक्त रूप से फर्स्ट रैंक पर प्राप्त है। और थर्ड रैंक दोस्तों
फिनलैंड का है। तो सेकेंड रैंक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में किसी भी कंट्री को प्राप्त नहीं है। फर्स्ट रैंक पे इस बार संयुक्त रूप से 2 कंट्री हैं, जिनका एक का नाम है डेनमार्क और दूसरे का नाम है न्यूजीलैंड। आगे नीचे सबसे कौन है, तो सोमालिया देखिए सबसे लास्ट है, इसका रैंक 180 है। यानी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें कुल 180 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे अंतिम पायदान पे सोमालिया है। यानी सोमालिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता होगा। आते हैं भारत की स्थिति को देखते हैं। अब लोग देखेंगे कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में जो भारत है उसकी रैंकिंग 80 है। तो कुल 180 देशों में भारत भ्रष्टाचार में 80वें पायदान पे खड़ा है। आप समझ सकते हैं इसको। और भारत की जो स्कोर दिया गया है वो 41 है। भारत का स्कोर कितना है दोस्तों, 41 है। अगर हम लोग ब्रिक्स देशों में भारत की हाल देखें तो ब्रिक्स देशों में हम लोग देखें तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का 70 है, ब्राजील का 106 है, रसिया का 137 है, रसिया का 137 है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ब्रिक्स में भी भारत का हाल लगभग खराब ही है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों, तो फर्स्ट रैंक कौन सा है, टॉप 3 कौन से हैं, ये याद है कर लीजिए। लास्ट सोमालिया, ये हर बार है। भारत की रैंकिंग इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें फिर वही होमवर्क कर लीजिए दोस्तों कि पाकिस्तान की रैंकिंग कितनी है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में, पाकिस्तान किस पायदान पे खड़ा है, इसको फिर दोस्तों होमवर्क के तौर पे कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट। अगला हम लोग का क्वेश्चन है ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स 2019। इस रिपोर्ट को दोस्तों पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के एक गैर लाभकारी कार्यक्रम थिंक टैंक और सिविल सोसाइटी कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है। तो इस रिपोर्ट को कौन जारी किया है, तो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, आप लिख देते हैं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। तो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के 2 गैर लाभकारी कार्यक्रम हैं, जिसमें एक है थिंक टैंक और दूसरा है सिविल सोसाइटी कार्यक्रम। इन दोनों ने संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक थिंक टैंक अमेरिका में है, जिसकी संख्या 1871 है। यानी मैक्सिमम थिंक टैंक कहाँ पे है, तो मैक्सिमम जो थिंक टैंक है वो अमेरिका में है और इसकी संख्या है 1871। भारत में कुल 509 थिंक टैंक है, टैंकों के साथ सेकेंड स्थान पे है। यानी सेकेंड रैंक थिंक टैंक में कौन रखता है, तो इंडिया रखता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका के बाद अगला रैंकिंग किसका है, तो भारत का है। 184 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019, जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस सूचकांक में कुल 167 देश शामिल हुए थे। इस सूची में भारत 6.90 स्कोर के साथ 91वें पायदान पे है, 51। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है, 51, और स्कोर कितना है 6.90। और भारत को इस बार त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में शामिल किया गया है, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में। इस सूचकांक में प्रथम 5 जो स्थान पे है वो देखेंगे, नॉर्वे फर्स्ट है, आइसलैंड सेकंड पे है, स्वीडन थर्ड पे है, न्यूजीलैंड फोर्थ पे है और फिनलैंड 5 पे है। हम लोग देखेंगे दोस्तों जितना भी अच्छे रिपोर्ट्स हैं उनमें यही जो टॉप 5 हैं यही अपने में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ को बदलते रहते हैं। जैसे इसमें देखेंगे तो नॉर्वे फर्स्ट है, आइसलैंड जो है इसमें सेकंड है, स्वीडन जो है इसमें थर्ड है और न्यूजीलैंड जो है इसमें फोर्थ है और जो फिनलैंड है इसमें फिफ्थ है। 185 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020। तो दोस्तों जो वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 था यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट का उद्देश्य विश्व में सामाजिक गतिशीलता के मार्गों की वर्तमान में स्थिति का आकलन करना है। यानी ये रिपोर्ट बताता है कि विश्व में जो सामाजिक गतिशीलता है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इसको बताता है। दोस्तों बस इसमें इतना ही याद रखेंगे कि रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। और इस रिपोर्ट का टारगेट क्या है, तो ये 2 चीज़ वैश्विक आर्थिक सामाजिक गतिशीलता रिपोर्ट में देख लेंगे।
अगला है 186 नंबर क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि हाल के दिनों में काफी चर्चा में रहा है। हम देखेंगे इसको एससीओ के 8 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। एससीओ के 8 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये विश्व की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा है और ये है कहाँ पे, तो विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच साधु बेट द्वीप है और इसी साधु बेट द्वीप पे ये स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, साधु बेट द्वीप पे। और ये साधु बेट द्वीप का पे विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। एससीओ के कुल 8 आश्चर्यों में से ये एक है। अब थोड़ा सा दोस्तों होमवर्क के तौर पे आप एससीओ का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेंगे। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपके पास अगर टाइम हो तो थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। 187 नंबर क्वेश्चन, बोगेनविले की स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह। हम देखेंगे कि बोगेनविले पापुआ न्यू गिनी का एक स्वायत्त क्षेत्र है। बोगेनविले क्या है कि पापुआ न्यू गिनी का एक स्वायत्त क्षेत्र है। यहाँ पे खुद को अलग कराने के लिए जनमत संग्रह हुआ है। हालांकि इस जनमत संग्रह को कोई बाध्यकारी नहीं है कि अगर जनमत संग्रह बोगेनविले की फ्रीडम के पक्ष में पड़ गया कि अब बोगेनविले को फ्री होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि बोगेनविले फ्री हो जाएगा। ये पापुआ न्यू गिनी का, याद रखेंगे, पापुआ न्यू गिनी का एक स्वायत्त क्षेत्र है और ये बाध्यकारी नहीं है कि जो जनमत संग्रह हो उसको माना जाए। 188 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019। इसका मुख्य विषय था आतंकवाद के प्रभाव का मापन। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 जो था, इसका मुख्य विषय था आतंकवाद के प्रभाव का मापन। तालिबान विश्व की सर्वाधिक घातक आतंकवादी समूह घोषित किया गया है। कौन? तालिबान। इस बार विश्व का सर्वाधिक घातक आतंकवादी समूह घोषित किया गया है तालिबान को। रैंकिंग देखते हैं दोस्तों कि कौन ज्यादा, तो अफगानिस्तान को देखेंगे, इसमें फर्स्ट रैंक मिली है। भारत को इसमें 7वीं रैंक मिली है जो आतंकवाद से प्रभावितों में। तो देखेंगे भारत को इसमें 7वीं रैंक मिली है, अफगानिस्तान को इसमें फर्स्ट रैंक मिली है। इस चीज को याद रखेंगे। भारत की रैंकिंग याद रखेंगे कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 7 है। आते हैं 189 नंबर क्वेश्चन में, हाल ही में भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने किसे व्यतिकारी राज्य क्षेत्र घोषित किया? तो यूएई को घोषित किया गया है। भारत सरकार ने की जो विधि एवं न्याय मंत्रालय ने व्यतिकारी राज्य क्षेत्र घोषित किया है वो यूएई को घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 ये क्वेश्चन है। तो हम लोग देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है वो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये संयुक्त पहल है इन तीनों की। तो ये 3 लोगों की संयुक्त पहल है। वो है, पहला है जो वो है जर्मन वॉच, सेकंड है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और थर्ड है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इन 3 की संयुक्त पहल है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020। इस सूचकांक में जो अंतिम स्थान मिला है जो यूएसए को मिला है। हाल के दिनों में देखेंगे हम लोग कि सारे जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड संस्थाएं जैसे पेरिस सम्मेलन था, इन सबसे यूएसए अलग हो गया है। भारत पहली बार जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में टॉप 10 देशों में अपनी जगह बनाई है। क्योंकि हम लोग देखेंगे कि 2019 में जो भारत की रैंकिंग थी वो 11वीं रैंकिंग थी, यानी पहली बार भारत टॉप 10 में आया है। इसलिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार ये वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की रैंकिंग इस बार 9वीं रैंकिंग है और जो स्कोर है वो 66.02 है। 191 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 191 नंबर क्वेश्चन ओपेक पे है। ओपेक क्या है? तो पेट्रो निर्यातक देशों का एक समूह है। पेट्रो मतलब पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक समूह है। हाल ही में न्यूज में क्यों रहा है? न्यूज में इसलिए रहा है कि इक्वाडोर ने बाहर होने का इससे निर्णय लिया है। तो दोस्तों यहां से देखेंगे कि वर्तमान में ओपेक के कितने सदस्य बचे हैं। सदस्य, ये होगा आपका होमवर्क। तो ओपेक के कितने सदस्य बचे हैं ये होमवर्क है। और इस बात ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि ओपेक में जो बचे सदस्य हैं ये कितने बचे हैं, ये पेपर में आ जाए। इसलिए इसको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों कि ओपेक में अब कितने सदस्य बचे हैं। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि 1960 में इसको बनाया गया था, यानी स्थापित किया गया था। तो इक्वाडोर अभी हाल ही में बाहर होने का डिसीजन लिया है। 1960 में इसको बनाया गया था। ये एक अंतर सरकारी संगठन है
192 नंबर क्वेश्चन, अबू धाबी में विश्व का प्रथम कृषि बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। और ऐसा पहली बार चूंकि हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है, चूंकि 2019 के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट था, हालांकि नहीं आया उस बार। इस बार भी देख लेते हैं दोस्तों कि अबू धाबी में विश्व का जो प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय है वो अबू धाबी में खोला गया है और उसका नाम है मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसका नाम है मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ध्यान देंगे, विश्व का पहला अबू धाबी में खोला गया है। अबू धाबी की किसकी राजधानी है? यूएई की। अगला है कि हिंदी अबू धाबी की अभी तीसरी न्यायिक भाषा बनाई गई है। इसके पहले कौन कौन सी थी? तो अरबी और अंग्रेजी थी, अरबी और अंग्रेजी थी, इसके पहले दो है और तीसरी जो बनी है वो है हिंदी। 194 नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में शामिल किया गया। तो हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में मुंबई और हैदराबाद को शामिल किया गया है। दो शहर हैं, मुंबई और हैदराबाद। 195 नंबर क्वेश्चन कि सन 2000 हम देखेंगे कि भारतीयों को वीजा मुक्त प्रवेश किसने दिया है? तो ब्राजील ने दिया है। भारतीयों को वीजा मुक्त प्रवेश किसने दिया है? तो ब्राजील ने दिया है। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की जो सूची है दोस्तों, इसमें ध्यान देंगे कि मुंबई और हैदराबाद को तो अभी शामिल किया गया है, लेकिन इसके पूर्व में यानी 2015 में ही जयपुर को, वाराणसी को और चेन्नई को शामिल किया गया। यानी इस वक्त कुल कितने हैं? 5 है। मुंबई और हैदराबाद को अभी रिसेंट में शामिल किया गया है, जयपुर, वाराणसी और चेन्नई को पूर्व में ही शामिल किया जा चुका है। अब आते हैं भारतीयों की वीजा मुक्त प्रवेश दिया किसने दिया है? तो ब्राजील ने दिया है, भारतीयों को वीजा मुक्त प्रवेश दिया है। 196 नंबर क्वेश्चन आते हैं, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा और वेल्ट हंगर हेल्थ के द्वारा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्थ के द्वारा जारी किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 14वां संस्करण है, यानी ये जो रिपोर्ट है ये 14वीं रिपोर्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे तो जो भारत की रैंकिंग है वो 102 है, भारत की रैंकिंग 102 है और तब जो इसका स्कोर था वो 30.3 के करीब में था। ब्राजील इसमें ब्रिक्स में 18वां है, रूसी संघ जो इसमें 12वां है, चीन जो है इसमें 25वां है, दक्षिण अफ्रीका जो है 59वां है। यानी भुखमरी सूचकांक में जो ब्रिक्स देशों में स्थिति खराब है वो भारत की खराब है। हम देखेंगे अभी तक हम जितने भी रिपोर्ट पढ़े उसमें भारत की स्थिति बहुत खराब है। आगे आते हैं दोस्तों, तो जो सबसे खराब है, जहाँ पे भुखमरी की सबसे खराब स्थिति है वो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। मध्य अफ्रीकी गणराज्य जहाँ पे भुखमरी की सर्वाधिक स्थिति है। 2018 में हम लोग देखेंगे कि जो भारत की रैंक आई थी वो 103 आई थी, तो मामूली सा सुधार है, या हम लोग कह रहे तो सुधार ही नहीं है। तो किसने जारी किया? कंसर्न वर्ल्ड वाइड ने और वेल्ट हंगर हेल्थ ने। भारत की रैंकिंग 102 है, ब्रिक्स में सबसे खराब है और लास्ट जो है वो मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। 2018 में भारत की रैंकिंग 103 थी। 197 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2019, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो WEF, ये WEF के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसमें भारत की रैंकिंग जो है 68वीं रैंक आई है और भारत इसमें सुधार किया है। हम लोग देखेंगे 2018 में जो भारत की रैंकिंग इस बार खराब हुई है दोस्तों। जो पहले रैंक था भारत का वो तो 58 था और अब जो रैंक है भारत का यानी 2019 में वो 68 है। तो भारत की रैंकिंग यहाँ भी खराब हुई है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट में भी खराब हुई है। इस चीज को ध्यान देंगे। रैंक कितना है? तो 68 रैंक है इस बार। 198 नंबर क्वेश्चन, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसको चुना गया है? तो ग्रेटा थनबर्ग को चुना गया है और ये इनको चुना गया है पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ग्रेटा थनबर्ग को चुना गया है और ये इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है कि ज्ञातव्य है कि 2019 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर रीडर्स पोल के विजेता, रीडर्स पोल का विजेता हांगकांग प्रोटेस्टर्स को घोषित किया गया। रीडर्स पोल का विजेता हांगकांग प्रोटेस्टर्स को घोषित किया गया। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 जो है वो ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया है। 2019 में जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर
रीडर्स पोल का विजेता हांगकांग जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको घोषित किया गया, यानी ग्रेटा थनबर्ग को। अगला क्वेश्चन है CMS COP13 प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से रिलेटेड है। इस पर एक सम्मेलन हुआ है, कहाँ पे हुआ है? तो गांधीनगर गुजरात में हुआ है। गांधीनगर गुजरात में हुआ है। CMS COP13 कहाँ पे हुआ है? तो गांधीनगर गुजरात में हुआ है। इसका केंद्रीय विषय क्या था? तो माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। तो माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम, ये इसका जो है कि केंद्रीय विषय था। CMS के बारे में थोड़ा सा दोस्तों देखें तो संयुक्त राष्ट्र की एक पर्यावरणीय संधि के रूप में CMS प्रवासी जानवरों और उनके आवास के संरक्षण और संवहनीय उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। यानी क्या काम इसका? प्रवासी जानवरों और उनके आवास का संरक्षण करना और संवहनीय उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच है। 1979 में जर्मन के बॉन शहर में एक अभिसमय पर हस्ताक्षर होने के कारण इसे बॉन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, CMS को। यानी CMS ही बॉन कन्वेंशन है। इस अभिसमय वर्ष 1983 में प्रभावी हुआ। कब प्रभावी हुआ? तो 1983 में प्रभावी हुआ और भारत 1983 में ही इसका हस्ताक्षर करके हम कह सकते हैं इसका मेंबर बना। लास्ट क्वेश्चन 200 नंबर क्वेश्चन, भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020। तो भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 ये भारत अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों का पहला सम्मेलन है और इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री का कॉन्क्लेव 2020 ये भारत अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों का पहला सम्मेलन है और हुआ क्या? यहाँ पे लखनऊ में हुआ है और वहाँ पे एक लखनऊ घोषणा पत्र पारित किया गया है। लखनऊ घोषणा पत्र पारित किया गया है। हम लोग देखेंगे डिफेंस एक्सपो जो हुआ था ये उसी में हुआ था, इसमें लखनऊ घोषणा पत्र पारित किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कल को ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लखनऊ घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो भारत और अफ्रीका के रक्षा मंत्री से संबंधित है। इस चीज को ध्यान देंगे। 201 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो 201 नंबर क्वेश्चन है 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो जो 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है ये ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में हुआ है और अगर जगह का नाम पूछे तो इटामार्ती पैलेस में हुआ है। इटामार्ती पैलेस में हुआ है और ब्राजील की राजधानी ब्राजील, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में हुआ है। और दोस्तों ध्यान देंगे ये वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ब्राजीलिया पहला ऐसा शहर बन गया है जहां ब्रिक्स का आयोजन 2 बार हुआ। ब्राजीलिया पहला ऐसा शहर है जहां ब्रिक्स का आयोजन 2 बार हुआ है। इस सम्मेलन के अंत में देखेंगे ब्राजीलिया घोषणा पत्र को जारी किया गया है। ब्राजीलिया घोषणा पत्र। अगला है COP40 विश्व महापौर शिखर सम्मेलन 2019। तो COP40 विश्व महापौर शिखर सम्मेलन 2019 ये डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में इसका आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन कोपेनहेगन में किया गया और इसकी राजधानी किसकी राजधानी है? डेनमार्क की। कार्बन 14 स्वच्छ शहर घोषणा प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें सेकेंड जो इंपॉर्टेंट था कि कार्बन 40 स्वच्छ वायु शहर घोषणा प्रस्ताव पेश किया गया। अगला है कि यह सम्मेलन वर्ष 2005 में सर्वप्रथम लंदन में आयोजित हुआ था। यह वेरी इंपॉर्टेंट है कि यह सम्मेलन वर्ष 2005 में सर्वप्रथम लंदन में आयोजित हुआ था। इसको ध्यान देंगे। 203 नंबर क्वेश्चन है 35वां आसियान शिखर सम्मेलन। तो 35वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है इसका केंद्रीय विषय था एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। इसका केंद्रीय विषय था एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी और हुआ क्या पे है? तो ये थाईलैंड बैंकॉक में हुआ है। ये कहाँ पे हुआ दोस्तों? तो थाईलैंड बैंकॉक में हुआ है। तो आज हम लोग 203 क्वेश्चन को देख चुके हैं दोस्तों। 203 क्वेश्चन का जो ये PDF है ये आपको आज टेलीग्राम चैनल पे शाम तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक आप लोग दोस्तों एक बार जो पिछले 10 लेक्चर हो चुके हैं जिसको देखने में आपको अगर स्पीड में देखेंगे तो मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे लगने हैं, मैक्सिमम 2 घंटे, 2 घंटे भी नहीं लगने हैं। तो आप आसानी से इस बार देखेंगे क्वेश्चन की जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सिलेक्शन हम लोग किए हैं। किसी भी यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप देखेंगे कि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन नहीं किया गया है। तो दोस्तों जो लोग पहली बार इस वीडियो को देखे हैं उनसे निवेदन है कि वो एक बार जरूर देख लेंगे। इसकी PDF आपको UPSC हिंदी के टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब धन्यवाद।